हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं प्रेम सिंह श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल ट्रस्ट टीबी द्वारा संचालित हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं गुप्त एज। गुप्त साम्राज्य के दौरान आज हमारा टॉपिक रहेगा आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन क्या उपलब्धियां रही, इकोनॉमिक कंडीशन गुप्त एज में कैसी थी भारत की, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। चूंकि गुप्त काल ने बड़े लंबे समय तक एक स्थायी और सुदृढ़ प्रशासन दिया, महान गुप्त सम्राटों ने राज्य में शांति और व्यवस्था बनाए रखी, जिसकी वजह से चहुं और प्रगति हुई। आर्थिक स्तर लोगों का बहुत सुधरा। गुप्त साम्राज्य शक्तिशाली और धनी साम्राज्य था। आर्थिक क्षेत्र के जितने भी सेक्टर हैं, चाहे वो कृषि है, पशुपालन है, उद्योग है, व्यापार है, आंतरिक व्यापार है, चाहे विदेशी व्यापार है, सब उन्नत अवस्था में थे। इसी वजह से आर्थिक जीवन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई और इन सब वजहों से हम गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं और प्राचीन काल के भारत को सोने की चिड़िया कहते हैं। आर्थिक जीवन लोगों का समृद्ध था। इसके लिए हमने पिछली वीडियो के अंदर जो फायान का भारत वर्णन पढ़ा, वहाँ भी वो भी अपने ग्रंथ में लिखता है भी लोग आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध थे। बड़े बड़े नगरों के वो नाम लेता है। पाटलिपुत्र के बारे में कहता है लोग बहुत समृद्ध हैं और दान देने के लिए हमेशा, दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम लेंगे नंबर 1 पर कृषि। कृषि की अगर बात करें तो कृषि का जो कार्य है वो मुख्यतः पशुओं की सहायता से किया जाता था। हल के अंदर लोहे की फाल का प्रयोग किया जाता था और बैलों की सहायता से भूमि को जोता जाता था। कुओं से भी सिंचाई की जाती थी। मुख्यतः जो कृषि थी वो मानसून पर, वर्षा पर आधारित थी। लेकिन फिर भी गुप्त सम्राटों ने सिंचाई के भी थोड़े बहुत बंदोबस्त किए, जिसका एक सबसे अच्छा उदाहरण जो हमारे पास है वो सुदर्शन झील वाला है, जूनागढ़ अभिलेख है। अगर ये प्रश्न हमारे पास आ जाता है भी गुप्त काल के दौरान या गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा सिंचाई के लिए क्या बंदोबस्त किए गए या सिंचाई के लिए जो भी बंदोबस्त किए गए, उसका कोई ऐतिहासिक जो हमारे पास साक्ष्य है या कोई अभिलेखीय साक्ष्य है तो हम कहेंगे जूनागढ़ अभिलेख। किससे संबंधित है? सिंचाई से संबंधित है। सुदर्शन झीलवाड़ा अलग से हमने पूरा ये टॉपिक किया है। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त के बारे में पता चलता है भी उसने भी पुनर्निर्माण सुदर्शन झील का करवाया। तो शासकों के द्वारा सिंचाई के बंदोबस्त भी किए गए, लेकिन मुख्यतः वर्षा पर आधारित थी और कुओं से जो सिंचाई की जाती थी तो उसके लिए राहट या घंटी यंत्र का प्रयोग किया जाता था। आपने पिक्चर वगैरह में इन इंस्ट्रूमेंट को देखा होगा भी बैल यूं कुएं के चारों तरफ गोल गोल घूमता रहता है और उसकी सहायता से फिर आगे पूरा गियर बॉक्स लगा होता है, जिससे कुएं से लगातार पानी धीरे धीरे बाहर निकलता है। तो राहट या घंटी यंत्र की सहायता से भी सिंचाई की जाती थी। कृषि उन्नत अवस्था में थी। हमें इसके कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे अगर हम बात करें वरहत संहिता की, महत्वपूर्ण ग्रंथ है गुप्त काल का। वरहत संहिता से हमें बीजों की गुणवत्ता बढ़ाने की विधि के बारे में पता चलता है और भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसको कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में उसमें डिटेल से चर्चा है। बीजों का रख रखाव, उनकी गुणवत्ता बढ़ाना, भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए खाद वगैरह का जो प्रयोग है, उस सब के बारे में वरहत संहिता से हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमरकोश, ये एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कृषि कार्य से संबंधित भी इसमें वर्णन मिलता है। अमरकोश में हमें उन फसलों की पूरी लिस्ट मिलती है जिनको उगाया जाता था, जिनकी पैदावार गुप्त काल के दौरान होती थी। इनमें मुख्यतः है गेहूं, धान, बाजरा, जौ, दालें हैं, मटर, रागी, अलसी, सरसों, गन्ना, कपास वगैरह वगैरह। ये सब वो फसलें हैं जिनकी सूची हमें अमरकोश से मिलती है। इसके अलावा
फायान बी वर्णन करता है, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो चीनी यात्री हर्षवर्धन के टाइम में आया, ये कहता है भी उत्तर पश्चिम भारत में मुख्यतः गेहूं और गन्ने की खेती होती है, लेकिन मगध और पूर्वी भारत में मुख्यतः चावल की खेती, धान की खेती होती है। तो हम कह सकते हैं पंजाब के मैदानों में जो है वो गेहूं, जौ या गन्ने की खेती मुख्यतः, और बंगाल बिहार की साइड में पूर्वी भारत में मुख्यतः चावल की खेती होती थी। तो ये कृषि के बारे में हमें साहित्यिक स्रोतों की हमने बात की है, एक अभिलेख की हमने बात की, कृषि कार्य उन्नत अवस्था में था, इस सब चीज़ों की हमने बात की। कपास का उत्पादन भी बड़े स्तर पर होता था निश्चित रूप से, क्योंकि आगे हम बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग बहुत मजबूत स्थिति में था। दूसरे नंबर पर आर्थिक जीवन में हम ले लेते हैं पशुपालन। पशुपालन भी एक प्रमुख व्यवसाय था। सब प्रकार के पशु जो है वो लोगों द्वारा पाले जाते थे। गाय है, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ली, मुर्गे वगैरह सब जो है पशु लोगों के द्वारा पाले जाते थे। यहाँ एक जो हमें साहित्यिक स्रोत मिलता है, कामंदकीय नीतिसार से हमें पता चलता है भी जो गोपालन है वो वेश्या का पेशा था। कामंदक राइटर का नाम है भाई, कामंदक, और इसका जो ग्रंथ है नीतिसार, तो हम उसको कामंदकीय नीतिसार बोल देते हैं। कामंदकीय नीतिसार से हमें पता चलता है भी जो गोपालन है ये किसका पेशा है, वेश्या का पेशा है। तो पशुपालन भी बड़े पैमाने पर होता था। बैलों का प्रयोग हल जोतने के लिए होता था, और गाय मुख्य पशु था, गाय, घोड़ा वगैरह जो है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर आर्थिक जीवन में हम लेंगे उद्योग व शिल्प को। गुप्त काल के दौरान बहुत सारे उद्योगों का विकास हुआ। उद्योग शिल्प के क्षेत्र में जो है बहुत विकसित था उस समय का जो गुप्त साम्राज्य है। मुख्य अगर हम बात करें जैसे वस्त्र उद्योग है, धातुक्रम उद्योग है, आभूषण निर्माण उद्योग है, जहाजरानी उद्योग है, काष्ठ शिल्प है, हाथी दांत का उद्योग है, या टेराकोटा है, मिट्टी के बर्तन वगैरह कलात्मक वस्तुएं, और या फिर मूर्ति निर्माण वगैरह जो है। तो ये सब जो उद्योग हैं बहुत उन्नत अवस्था में थे। जो गुप्त साम्राज्य है वो खुद की ज़रूरतें भी पूरी करता था, और बहुत सारी वस्तुओं का बाहर विदेशों में निर्यात भी किया जाता था। उद्योग बड़ी उन्नत अवस्था में थे। अलग अलग उद्योगों के लिए वो श्रेणियों में संगठित थे। श्रेणी आगे निगम में संगठित थे, हम आगे अलग टॉपिक में इसकी अभी बात करेंगे। तो उद्योग उन्नत अवस्था में थे। एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण उद्योगों की हम बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट ले लेते हैं हम वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग प्राचीन काल से लेके और वर्तमान समय तक भारत का एक प्रमुख उद्योग रहा है। बड़े पैमानों पर वस्त्रों का निर्माण होता था। अमरकोश का ही हम यहाँ उदाहरण लेंगे। अमरकोश से हमें पता चलता है भी धनी व्यक्तियों के लिए बहुत ही बारीक वस्त्रों का निर्माण किया जाता था। चीन से रेशम का आयात किया जाता था, रेशमी वस्त्रों का भी आयात किया जाता था। उसको चीना शंकु कहा जाता था। रेशम को क्या कहा जाता था? चीना शंकु। रेशम का आयात किया जाता था और फिर उससे कपड़ा बनाया जाता था। अमरकोश में इस पूरी विधि का वर्णन है। रेशम से कपड़ा बनाने की जो विधि है उस पूरी विधि का वर्णन अमरकोश में दिया हुआ है। तो रेशमी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, सूती वस्त्रों का निर्माण किया जाता था, लिलन का निर्माण किया जाता था, सूती वस्त्रों का एक प्रकार है। इसके अलावा मलमल बहुत ही बारीक और मुलायम कपड़ा होता है, बहुत फेमस था। विदेशों में इसकी बड़ी भारी डिमांड थी। ऐसे कहा जाता है भी किसी टाइम मलमल को सोने के बराबर तोल के बेचा जाता था। बंगाल की जो मलमल थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। पूरे के पूरे थान को हम एक अंगूठी में से निकाल सकते हैं, इतना मुलायम और महीन कपड़ा था। सोने के बराबर तोल के उसको विदेशियों को बेचा जाता। मुख्यतः यूरोप में जो रोमन साम्राज्य था वहाँ मलमल का बड़े लेवल पर निर्यात होता था, अन्य देशों को भी होता था। तो वस्त्र उद्योग में सूती है, रेशमी है, मलमल है, लिलन है, ऊनी वस्त्र हैं, इन सब का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था देश के अलग अलग भागों में, और इनका निर्यात भी होता था। नेक्स्ट हम बात कर लें नंबर 2 पर धातुक्रम। तो धातुक्रम से भी भारतीय बड़े अच्छे से परिचित थे और बहुत
उत्तम उदाहरण हमारे पास एक है धातु क्रम का, और वो है मेहरौली का लौह स्तंभ। हम पिछली वीडियो के अंदर भी मेहरौली का जिक्र कर चुके हैं। मेहरौली का लौह स्तंभ वर्तमान समय में जो कुतुब मीनार परिसर है वहाँ स्थित है, और ये एक लोहे का स्तंभ है जिसपे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो प्रशस्ति है, जो लेख है, वो खुदा हुआ है। ये खुले में पिछले सैकड़ों वर्षों से ये स्तंभ खड़ा है। हम कह सकते हैं लगभग 1500 साल से भी ज़्यादा समय हो गया इस स्तंभ को, लेकिन आज तक इसको जंग नहीं लगी है, बिल्कुल अक्षत ये खड़ा है। लोहे का है फिर भी जंग नहीं लगी है इतने लंबे टाइम में, और वो भी कहीं सुरक्षित जगह नहीं है, ओपन में खड़ा है फिर भी जंग नहीं लगी, उसकी पॉलिश आज भी बरकरार है। ये एक आश्चर्य का विषय है। तो धातुक्रम का ये उदाहरण है। इसका मतलब बड़े उन्नत किस्म का इस्पात जो भारतीय उस समय बनाना जानते थे। इसके अलावा सुल्तानगंज से, जो भागलपुर जिला है बिहार का, वहाँ से हमें महात्मा बुद्ध की एक विशालकाय मूर्ति मिली है तांबे की। वर्तमान में जो बर्मिंघम पैलेस इंग्लैंड के अंदर सुरक्षित है, अंग्रेज उसको ले गए अपने साथ, तो वो भागलपुर बिहार से, सुल्तानगंज से हमें वो मूर्ति मिली थी। पिछली वीडियो में हम उसका भी जिक्र कर चुके हैं। तो ये इससे हम कह सकते हैं कि धातुक्रम का उद्योग है वो बहुत ही उन्नत अवस्था में था। मूर्तियाँ बनाई जाती थी धातु से, बर्तन बनाए जाते थे, अन्य वस्तुएं, जरूरत की वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती थी। धातुक्रम के बाद तीसरे नंबर पर ले लेते हैं आभूषण निर्माण। ये भी बहुत उन्नत अवस्था में था आभूषण निर्माण। सोने के, चांदी के सब प्रकार के आभूषण बनाए जाते थे। इसके अलावा आभूषणों के अंदर तरह तरह के जो कीमती रत्न हैं वो भी जड़े जाते थे। भरत संहिता से हमें 22 प्रकार के रत्नों का जिक्र मिलता है। एक लिस्ट मिलती है हमें भरत संहिता से, कितने प्रकार के रत्नों की, 22 प्रकार के रत्नों की, जिनको आभूषणों में जड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो वस्त्र, धातुक्रम, आभूषण। चौथे नंबर पे हम ले सकते हैं काष्ठ शिल्प। ये जो उद्योग है ये भी बहुत ही उन्नत अवस्था में था। लकड़ी की बहुत सारी कलात्मक वस्तुएं भी बनाई जाती थी। काष्ठ शिल्प उद्योग के अलावा हाथी दांत का जो काम है ये भी बड़ा उन्नत अवस्था में था। हाथी दांत से अलग अलग प्रकार के आभूषण भी बनाए जाते थे। हमें हाथी दांत की बनी हुई मोहरें भी प्राप्त हुई हैं खुदाई में। तो हाथी दांत का जो काम है वो भी अच्छे से किया जाता था। इसके अलावा टेराकोटा जो है, मिट्टी की कलात्मक वस्तुएं हैं, या जो कुंभकारी का पेशा है वो भी, बर्तन बनाने का जो मिट्टी के, वो भी उन्नत अवस्था में था। वो सब कार्य किए जाते थे भी। तो ये जो प्रमुख उद्योग थे, दो चार उनका हम जिक्र हमने किया है। इसके अलावा जहाज निर्माण का जो उद्योग है, क्योंकि गुप्त काल के दौरान जो गुप्त साम्राज्य है वो विश्व की एक प्रमुख सामुद्रिक शक्ति थी। बड़े बड़े जो है जहाज़ों का निर्माण किया जाता था, जिनमें 1000 तक यात्री एक साथ बैठ के खुले समुद्रों में जो है यात्रा कर सकते थे। इसका साहित्यिक जो स्रोत है वो विदेशी यात्री जो फायान का हमने जिक्र किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो भारत आया, तो फायान अपने ग्रंथ फोकवोकी के अंदर लिखता है भी मैं ऐसे ही एक जहाज में बंगाल के तट पर जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह है वहाँ से बैठ के चीन को गया है। ताम्रलिप्ति से वो श्रीलंका गया था, फिर मध्य एशिया होते हुए कैंटन बंदरगाह से चीन गया था। तो इस प्रकार के जहाज का निर्माण जहाज की बात करता है भी भारतीय ऐसे जहाज़ों का निर्माण करने में सक्षम है जो एक साथ 1000 यात्रियों को लेके खुले समुद्र में यात्रा कर सकते हैं। तो जहाज रानी उद्योग है जो, वो भी उन्नत अवस्था में था। तो सभी उद्योग बहुत उन्नत अवस्था में थे और चहुं ओर प्रगति जो है भारत ने इस दौरान की, आर्थिक रूप से समर्थ था भी गुप्त काल के दौरान भारत। नेक्स्ट, उद्योग के बाद हमें बात करनी चाहिए व्यापार वाणिज्य के बारे में। तो नंबर 4 टॉपिक हमारा रहेगा व्यापार वाणिज्य। व्यापार कैसा था? तो गुप्त काल के दौरान भारत का व्यापार उन्नत अवस्था में था भी। दोनों तरह का व्यापार, आंतरिक व्यापार भी और विदेशी व्यापार भी, दोनों ही उन्नत अवस्था में था भी। भारत में भी उत्तर से लेके दक्षिण तक, दक्षिण से उत्तर को लगातार जो है आयात निर्यात का जो कार्य है वो चलता रहता था और विदेशों से विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से व्यापार वाणिज्य होता था। तो एक एक करके दोनों की बात कर लेते हैं। पहले मैं ले लेता हूं आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार
आंतरिक व्यापार जो है उन्नत अवस्था में था। बहुत बड़े बड़े नगरों के हमें नाम मिलते हैं, जिनमें उज्जैन है, पाटलिपुत्र है, विदिशा है, प्रतिष्ठान हम कह सकते हैं, ताम्रलिप्ति है वगैरह। ये बड़े बड़े जो हैं नगर जिनका हमें जिक्र मिलता है। सबसे प्रमुख जो नगर है वो कन्नौज को माना गया है इस दौरान, गुप्त काल के दौरान, क्योंकि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर को जब आते हैं या मध्य भारत में जितने भी जो व्यापारिक मार्ग हैं वो सारे कन्नौज से उज्जैन से होके गुजरते थे। तो उज्जैन जो है एक प्रमुख केंद्र था आंतरिक व्यापार का। वैसे उज्जैन, कन्नौज, पाटलिपुत्र, विदिशा, प्रतिष्ठान, पैठन जिसको कह देते हैं, ये सारे आंतरिक व्यापार के प्रमुख केंद्र थे और बड़े और समृद्ध नगर थे वे। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें विदेशी व्यापार की, तो विदेशी व्यापार भी उन्नत अवस्था में था भाई। विदेशी व्यापार में पश्चिमी तट के बंदरगाहों की बात करें तो पश्चिम तट के बंदरगाहों में जो ये भारत का मैप लिया है मैंने साउथ का, तो यहाँ बड़ौच बंदरगाह जो है, भृगुकच्छ नाम हमें इसका मिलता है, गुजरात के तट पर था बड़ौच बंदरगाह। ये पश्चिमी तट से व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। इसके अलावा कल्याण है, सुपारी है वगैरह वगैरह, प्रतिष्ठान वगैरह कुछ और अन्य बंदरगाह भी हमें मिलते हैं। पूर्वी तट पर अगर बात करें तो सर्व प्रमुख बंदरगाह था ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति ये बंगाल के तट पर था ताम्रलिप्ति, गुजरात के तट पर था बड़ौच या भृगुकच्छ। ये प्रमुख बंदरगाह थे दो, पश्चिम में और पूर्व में। इसके अलावा अन्य भी अनेक बंदरगाह थे जिनकी सहायता से व्यापार वाणिज्य चलता है। गुप्त साम्राज्य चूंकि ज़्यादातर उत्तरापथ तक सीमित था डायरेक्ट रूप से, तो ये दो उसके प्रमुख जो हैं बंदरगाह हो गए। विदेशी व्यापार मुख्यतः श्रीलंका से, चीन से, फारस से और अरब कंट्री से और बैजेंटाइन साम्राज्य है। वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा है जब महान रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, दो भागों में पतन से पहले कांस्टेंटाइन के वक्त में रोमन साम्राज्य बंट गया था। एक पूर्वी रोमन साम्राज्य और एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य वो मूल रोमन साम्राज्य था, शुरू से जो था उसका पतन हो गया, और पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी थी कांस्टेंटाइनोपल, जो कांस्टेंटाइन द्वारा बसाई गई, जिसको बाद में हमने नाम दे दिया कुस्तुनतुनिया, जिसका वर्तमान नाम है इस्तांबुल। आज ये तुर्की की राजधानी है। तो वो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। बैजेंटाइन साम्राज्य हम उसको कह देते हैं। उसके साथ व्यापार जो है भारत का उन्नत अवस्था में था। इसके अलावा हमने श्रीलंका, चीन और फारस मतलब ईरान, पर्शिया जिसको कह देते हैं, या अरब कंट्री जो जितनी भी हैं, इनके साथ जो भारत का व्यापार चलता था। भारत से मुख्य रूप से वस्त्रों का निर्यात किया जाता था। इसके अलावा लकड़ी की, हाथी दांत की कलात्मक वस्तुएं हैं और मसाले हैं। ये प्रमुख जो हैं निर्यात की वस्तुएं थी। आयात में चीन से रेशम का आयात किया जाता था। अरब कंट्री से, फारस से उत्तम नस्ल के घोड़ों का आयात किया जाता था और सोने, चांदी, रत्न वगैरह का आयात किया जाता था। भारत का जितना भी विदेशी व्यापार था वो भारत के पक्ष में था, क्योंकि भारत आयात बहुत कम चीज़ों का करता था और निर्यात ज़्यादा करता था, और जितना भी निर्यात भारत से होता था वो सोने के बदले होता था। तो प्राचीन काल से ही हमने जो है पिछली कक्षा में भी ऐसे उदाहरण पढ़े हैं भी। बहुत सारे ऐसे पश्चिमी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने रोमन साम्राज्य और भारत के व्यापार के बारे में लिखा। पिलनी जैसे उन्होंने कहा है भी रोम का जो सोना है वो लगातार भारत जा रहा है, जिसकी वजह से भारत को सोने की चिड़िया कहा गया है। ये आगे तक चलेगा। मध्यकाल में जाके जब औरंगजेब के टाइम में जो यूरोपियन यात्री आएंगे वो भी कहेंगे भी पूरी दुनिया में सोना चांदी घूमने के बाद अंततः भारत में दफन हो जाता है। तो हम कह सकते हैं भी भारत का व्यापार जो है, विदेशी व्यापार, वो भारत के पक्ष में था। बाकी बिंदुओं पर बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।